अपॉर्चुनिटी दिया। यहाँ पे जितने लोग भी प्रेजेंट हैं, सम्मानित मंच, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और हमारे कोर्ट के कुछ ऐसे अधिवक्ता भी प्रेजेंट हैं जो कोर्ट में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस मंच पर खड़े होकर आप सबके बीच मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है और मुझे खुशी भी हो रही है कि मुझे ये मौका दिया गया। जैसे कि मैं एज अ एडवोकेट यहाँ पे खड़ी नहीं हूँ, मैं भी आपके तरह पूर्व में एक स्टूडेंट थी जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया। ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे हम कॉन्फिडेंट, कभी कभी हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और कभी कभी हम बहुत डाउनफॉल में जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो हमारी लाइफ का जो सबसे फर्स्ट स्टेज होता है, जो कि 15 से लेकर 20% तक जो हम अपनी लाइफ का देते हैं, लाइक 3 साल से लेकर 17 से 18 साल तक हमारे स्कूल टाइम का होता है। और स्कूल लाइफ में हम सिर्फ पढ़ना नहीं सीखते हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले सीखते हैं डिसिप्लिन। लाइक जब हम केजी में होते हैं और किंडर जो सेक्शंस होते हैं उसमें जब हम होते हैं तो हमें वहाँ क्या सिखाया जाता है? हमें वहाँ कोई बुक नहीं दी जाती है, हमें सिर्फ वहाँ पे बैठना सिखाया जाता है, हमें कैसे टीचर्स के साथ प्यार से रहना है, आपस में बच्चों से लड़ना नहीं है। इवन जब अपने टिफिन तक अगर हमारे पेरेंट्स देते हैं तो उसको शेयर करना सीखते हैं। तो स्कूल में सबसे पहले हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो वहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। लाइक हमारे 40 मिनट, जैसे कि आप सबके स्कूल में आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, एक जैसे कि मैथ्स की क्लास 30 मिनट्स की हो गई, 30 मिनट्स की साइंस की क्लास हो गई। तो वहाँ पे हम ये सीखते हैं कि हमें ये 30 मिनट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। और टाइम आपने ये देखा होगा कि जैसे आपका क्लास है 7:30, आपको पता है कि 7:30 से पहले हमें उस क्लास में जाना है, अदरवाइज हमको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो वहाँ से हमारे अंदर आती है टाइम की वैल्यू करना। तो हमारे स्कूल में जो स्कूल लाइफ होती है हमारी, वो फाउंडेशन होती है। अच्छा, मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आई थिंक आप सब लोग स्कूल पढ़ के आए हैं कॉलेज में, तो आप सबके सीनियर 12th क्लास के बच्चे होंगे, इवन आपने 11th-12th करके आए होंगे। तो आपसे मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना है कि जो हमारे स्कूल में जो फेयरवेल होता है, जिसको विदाई समारोह बोलते हैं, तो उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 11th क्लास के बच्चों को ही क्यों दी जाती है कि सारा अरेंजमेंट 11th के बच्चे ही करेंगे? कोई अपने व्यूज रख सकता है? जी श्योर, नाइस आंसर। एनीवन? कोई और? गर्ल्स? कोई बता सकता है कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि अभी आपका क्या नाम है? नहीं, जो अभी जिन्होंने अभी मुझे सम्मान किया है, आयशा। जैसे कि आपने देखा कि आयशा को दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आखिर उन्हें क्यों दिया गया है? नो अदर आंसर? क्योंकि वो एक्टिव मेंबर है एनएसएस के, इसलिए। ओके, गुड आंसर। या श्योर। क्योंकि अगर ये हो सकता है हम उस सिचुएशन को जो फेस करेंगे कि उस टाइम जो प्रेशर रहता है हम सबके पास एग्ज़ाम को लेकर, या फिर हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, और उस वक्त जिस प्रेशर में वो लोग हैं, उस प्रेशर में जो है उस वक्त, तो उनको अलग किसी चीज़ में व्यवस्था ना करनी पड़ी, उनको फ्री रखा जाए क्योंकि उनको एग्ज़ाम भी देना है। और साथ ही साथ ताकि उस फेज़ को हम सीनियर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आगे जाके पीछे के जो हमारे वो भी रिस्पेक्ट दे, हमारे जो उस टाइम में प्रेशर हमको मिलेगा उसको रिलीफ करने का काम ये करें। What's your name? सुधांशु कुमार। Very good answer. Yeah, sure. Very good, very good. Expected का आंसर ये। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि स्कूल में सिर्फ हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, वहाँ पे हमें जैसे कि हमें ये भी बताया जाता है 12th के जो बच्चे होते हैं वो इस टाइम कॉलेज स्कूल छोड़ के वो कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो जो 11th के बच्चे होते हैं उनको ये दिखाया जाता है, उन्हें ये सिखाया जाता है कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, इमोशंस कनेक्टिविटी करनी है, क्योंकि हम फर्स्ट से लेके 11th क्लास तक साथ में रहते, भैया दीदी बोलते। इवन मेरे भी बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जो आज हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक ये फील करवाने के लिए कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि 11th
के क्लास के बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना कि भाई अब आप इस स्कूल के नेक्स्ट मोस्ट सीनियर आप ही हो, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और वन क्वेश्चन और कि 12th की गर्ल्स मोस्टली स्कूल में ड्रेस कोड होता है। इवन जब मैं भी स्कूल में थी तो हमारे स्कूल में ड्रेस कोड था कि गर्ल्स के लिए साड़ी और बॉयज के लिए फॉर्मल। तो कोई इसका आंसर बता सकता है कि आखिर ऐसा क्यों? एनीवन? या श्योर? साड़ी हम लोग को कल्चर को शो करता है और जो मैं फॉर्मल होता है वो डिसिप्लिन का एक पार्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली देखिए, जब हम स्कूल से निकलते हैं उस टाइम हम इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं कि हम अपने कल्चर को समझ सके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कितना भी बुक में कुछ पढ़ ले उससे कोई फर्क नहीं, मतलब फर्क बहुत पड़ता है, लेकिन जो चीज़ आप देखते हो वो चीज़ें बहुत जल्दी कंज्यूम करते हो। तो उस मोमेंट को जीने के लिए हमें पता है कि हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल पास करने के बाद बहुत अच्छे कोर्स ज्वाइन करते हैं, या फिर बहुत ऐसे जिनके घर में ऐसे सिचुएशन होते हैं कि भाई उन्हें जॉब करना होता है। तो जब आप स्कूल से निकल रहे हो तो आप अपने कल्चर, अपने एथिक्स, अपने ट्रेडिशन को समझो। और भारतीय परंपरा की जो मेन है वो साड़ी है। तो कहीं ना कहीं 12th के बच्चे जब निकल रहे हैं तो उनको एक आज़ादी महसूस हो कि भाई हम अब इस समाज में स्टैब्लिश होने के लिए रेडी हैं। तो ये मेन रीजन है। और दूसरी चीज, आधी जंग तो हमने स्कूल में जीत ली है, उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई हम कोर्स क्या चूज करें। सबसे बड़ा ये कंफ्यूजन होता है कि हमें आगे करियर में करना क्या है, क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, जब तक आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा ही सब कुछ है, बट हाँ एक लाइफ चलाने के लिए हमें फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास इतने क्वेश्चंस होते हैं कि हम कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, हम क्या करें। तो हमारी दूसरी जंग वहाँ से शुरू होती है। फिर हम अपने आप को पहले देखते हैं कि हम बेस्ट किस चीज में हैं। वहाँ से फिर हम अपना कोर्स चूज करते हैं। स्कूल में तो हमने फाउंडेशन अपना बना लिया, कॉलेज में आता है कि हमें वहाँ पे अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपको अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि कॉलेज लाइफ ऐसा है कि यहाँ से आपको बार बार ये नहीं सोचना है, आप स्विच नहीं कर सकते कि मैंने एक साल ये कर लिया वो कर लिया, क्योंकि ऐसे सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको अपने थॉट्स, अपने क्लैरिटी लानी होती है अपने थॉट्स में। तो मैं ये कहूंगी कि जहाँ पे जो कॉलेज लाइफ है वहाँ पे हमको मेन चीज आता है कि हमारे इंटरेस्ट, पैशन और करियर डायरेक्शन को बताता है, और मेनली हमारे माइंड में क्लैरिटी लाता है। तो ये है कि हमने अपनी स्कूल लाइफ देख ली, हमने अपनी कॉलेज लाइफ देख ली, देन वी थिंक कि भाई अब हमको करना क्या है। तो ये समस्या मेरे सामने भी आई थी जब मैं लॉ कर रही थी। तो जब मैं स्कूल से निकली तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे करने के लिए। देन थैंक्स टू माय फादर जिन्होंने मेरे थॉट्स को एकदम क्लियर किया कि भाई तुमको लॉ करना चाहिए। मैं लॉ किया मैंने, देन आई रियलाइज कि अब आगे क्या, क्योंकि भाई हर किसी के मन में ये डाउट होता है ना। आप भी बच्चे होंगे कि किसी ने BCA कर रखा होगा, किसी ने BCom, ग्रेजुएशन, बट कोर्स खत्म होने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा थॉट आता है कि हमें आगे करना क्या है। तो बस मैं ये, आप सब यहाँ पे क्या किस किस कोर्स में है? अंडर बी है हम लोग, अंडर ग्रेजुएट। हाँ सॉरी, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी यहाँ हमें बुलाया गया है कि लॉ पे हम बातें करें। तो जैसे कि लॉ जो है, बहुत लोग कहते हैं क्या जो ये लॉ सबके बस की बात नहीं है। एग्जैक्टली आई एक्सेप्ट दिस कि हाँ सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको रोज जलना पड़ता है। आप भले इवन सीनियर एडवोकेट्स भी होते हैं, उनको लाइफ टाइम तक पढ़ना होता है, क्योंकि लॉ एक ऐसा फील्ड है जो आए दिन अलग अलग जजमेंट्स आते हैं, आए दिन अलग अलग रूल्स बनते हैं। तो आप जितना लर्निंग रहेंगे आप उतना बेस्ट रहेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर हम लॉ करेंगे तो हमें करना क्या होगा, उसमें ड्यूरेशन कितना लगता है। 3 क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत क्लियरली आता है, आखिर लॉ क्यों। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड ये कि इससे हमारा करियर क्या है, और हम तीसरी चीज ये कि करें कैसे। तो लॉ करने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये कि आप आफ्टर 12th
इसके बाद मुझे करना क्या है। अगर आप लॉयल हैं तो आपको रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम करने के बाद हमको समझ में आता है कि अरे यार कुछ और कर लिया जाए, तो हमारे पास फिर हम लोगों से सोचते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या करें। तो हमें ऐसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें अलग अलग सजेशन देते हैं, बट हमारा जो स्कूल और कॉलेज का जो पीछे जो हमने एक्सपीरियंस लिया, हमारे थॉट्स क्लियर है, इस वजह से हमने बोला चलो ठीक है। तो लॉ चूज हम क्यों करें? लॉ चूज का है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि लॉ आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से इन्हांस करती है, क्योंकि आप इस फील्ड में जितना खुद को तराशेंगे उतना बेस्ट होंगे आप। ताली और बजाओ ना, ताली और बजाओ ना, ताली और नहीं बजाना। जैसे कि हमारे माइंड में ये भी आता है कि लॉ से हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटिगेशन चूज करते हैं, जैसे कि मैंने खुद लिटिगेशन चूज किया जस्ट बिकॉज मुझे ये लगा कि शायद मैं लोगों की अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ। आप अगर एक अच्छे पर्सन है तो आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिनको आप ये सोचेंगे कि भाई इनके लिए हम बहुत कुछ करें। लॉ एक ऐसा फील्ड है, एडवोकेसी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको फ्रीडम देता है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। सो आप अगर अपने पर्सनैलिटी को इन्हांस करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी आपको लॉ चूज करना चाहिए। मैं यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, ये होता है कि आप अपने ऊपर पहले वर्क कर लें कि आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। और दूसरी चीज़, लॉ एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे गुड अर्निंग है। लाइक आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि ऐसे एडवोकेट्स हैं जो एक हेयरिंग के 2-3 लाख रुपए लेते हैं। तो यहाँ पे कोई फिक्स अर्निंग नहीं है, आपने खुद को जितना मेहनत किया आपको उतना पैसा मिलेगा। स्टार्टिंग में तो पैसा ही नहीं मिलता है। हाँ, मैं इसी पे आ रही हूँ। लॉ जो है हमारे 4 स्टेजेस हैं। बहुत जैसे इन्होंने कहा कि लॉ में तो कुछ पैसा ही नहीं है, हमारे सर भी है जो आप लोग, सर को भी पता है कि बहुत स्ट्रगल है इस फील्ड में, लेकिन कुछ सर मुझे पटोरी में बहुत ऐसे सपोर्टिव एडवोकेट्स मिले हैं जो यहाँ पे एक्चुअली मैंने लॉ बाहर से किया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया है और 1.5 साल मैंने प्रैक्टिस किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। फिर यहाँ पे मूव करने के बाद मैंने ये सोचा कि पता नहीं कैसे होगा, चीज़ें मैनेज होगी कि नहीं होगी, यहाँ के लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मेरे जितने भी सीनियर्स थे काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी सपोर्ट किया, देन मैं यहाँ पे इसी वजह से आ जाऊँ। तो जैसे आपने कहा कि लॉ में पैसे नहीं है, लॉ जो है स्टार्टिंग में पैसे नहीं है। हाँ, लॉ के 4 स्टेजेस हैं। पहला बिगनिंग स्टेज ऐसा है कि 2 से 3 साल, स्पेशली जब आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, देन आपको बहुत स्ट्रगल करना है। तो बिगनिंग स्टेज में ये है कि जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लाइक आपको सीनियर्स के साथ जाना है, चीज़ें नोटिस करना है कि मतलब चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं। वहाँ पे आपको अर्निंग कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होगा।